नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे जारी है और एएसआई की 30 सदस्यीय टीम सर्वे कर रही है। एएसआई की टीम ज्ञानवापी परिसर में मौजूद है और वजूखाने को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे किया जा रहा है। मंदिर के चारों तरफ सुरक्षा बढ़ा दी गई है और ज्ञानवापी परिसर के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। छावनी में तब्दील हो चुका है ज्ञानवापी परिसर और परिसर में दोनों पक्ष के लोग भी मौजूद हैं। 4 अगस्त तक कोर्ट को सर्वे रिपोर्ट सौंपनी है एएसआई को और दोनों पक्ष के वकील ज्ञानवापी परिसर में मौजूद हैं। एएसआई टीम ने पश्चिमी दीवार से शुरू किया था, यह सर्वे जो है वो शुरू किया है और सर्वे में मिट्टी के भी सैंपल लिए जाएंगे। एक एक चीज की जांच की जाएगी और यह पता लगाया जाएगा कि ज्ञानवापी का सच क्या है, हकीकत क्या है। चूंकि इसको लेकर अब कानूनी लड़ाई जो है वो लड़ी जा रही है अदालत में और कोर्ट ने ही एएसआई सर्वे की इजाजत दी। 4 अगस्त तक का वक्त दिया और अब एएसआई की 30 सदस्यीय टीम यहां पहुंच चुकी है। पूरे परिसर के आसपास सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं और दोनों पक्षों के लोग यहां मौजूद हैं, दोनों पक्षों के वकील यहां पे मौजूद हैं। तो ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे जारी है। 30 सदस्यीय टीम सर्वे कर रही है। तो करीब 30 साल पुराना है ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद। ज्ञानवापी विवाद क्या है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर के पास है और हिंदू पक्ष का दावा है कि महाराजा विक्रमादित्य ने यह मंदिर बनवाया था और मंदिर का एक हिस्सा तोड़कर मस्जिद बनाए जाने का दावा हिंदू पक्ष ने किया और दावा है कि औरंगजेब ने 1669 में मस्जिद का निर्माण करवाया था और 1991 में स्थानीय पुजारियों ने वाराणसी अदालत का रुख किया। इसके बाद हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी में पूजा करने की अनुमति मांगी और मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की दलील को गलत बताया है, इसका विरोध किया है, इसे गलत बताया। तो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी, हिंदू पक्ष का दावा है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया। उधर हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि मस्जिद प्राचीन हिंदू मंदिरों के स्तंभ पे खड़ी है, वाराणसी में 2 काशी विश्वनाथ मंदिर नहीं, ये मुस्लिम पक्ष कह रहा है। हिंदू पक्ष कह रहा है कि दक्षिण उत्तरी तहखाने के स्तंभों पर संस्कृत श्लोक का उल्लेख है और मुस्लिम पक्ष जो है वो इससे इनकार करता है। 5 महिलाओं ने कोर्ट में अर्जी देकर मांग की कि उन्हें माता श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन की इजाजत दी जाए और बाद में यह मामला बढ़ने लगा और कई पक्ष और सामने आ गए। अब सर्वे से क्या सच सामने आएगा, सबसे अहम सवाल यह है। और कोर्ट के आदेश पर मस्जिद की जांच शुरू तो शिवलिंग जैसा ढांचा वजूखाने से मिला और हिंदू पक्ष ने इसे शिवलिंग बताया तो मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बता दिया। वो कह रहे हैं कि यह फव्वारा है, हिंदू पक्ष कह रहा है कि साहब ये शिवलिंग है। इस बीच एक याचिका कोर्ट में एएसआई सर्वे के लिए डाली गई और इसका भी मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया। यानी ये जो याचिका थी सर्वे की, इस सर्वे का वो विरोध कर रहे थे, जिसके बाद कोर्ट में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलील पेश की, अपने अपने वहां पे जिरा हुई, बहस हुई, दलील दी गई, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और सर्वे की इजाजत दे दी। यानी कोर्ट ने सर्वे की इजाजत दी। तो अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में एएसआई की रिपोर्ट एक मजबूत वजह बनी थी और अयोध्या पर आई हाईकोर्ट के फैसले का आधार भी एएसआई की रिपोर्ट ही रही और इस रिपोर्ट में बाबरी मस्जिद के ढांचे की नींव में मंदिर के अवशेष मिले थे। तो क्या अयोध्या की राह पर अब ज्ञानवापी का मामला भी जाता दिखाई दे रहा है? इसी को आधार बना के सर्वोच्च अदालत ने हिंदू पक्ष और रामलला विराजमान के पक्ष में फैसला सुना दिया था अयोध्या में। वैसे भी 1992 तक ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी और आदित्येश्वर शिव की पूजा होती थी और बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद इस पूजा पर रोक लगा दी गई। तो जिसके बाद किसी ने भी पूजा दोबारा शुरू कराने की पहल नहीं की और 5 महिलाओं ने इसके लिए कोर्ट में याचिका दायर की। यानी ज्ञानवापी सर्वे की अब मंजूरी मिल चुकी है, सर्वे हो रहा है, जिसके बाद यह मामला गरमाया, लगातार सुर्खियों में है, अदालत में है और काशी विश्वनाथ मंदिर में नंदी की एक मूर्ति का मुख ज्ञानवापी की तरफ है। अब हर शिवालय में नंदी का मुख शिवलिंग की तरफ होता है। यह भी अपने आप में बहुत बारीक और गहनता वाली बात है
और इससे भी ज्ञानवापी में शिवलिंग होने का दावा हिंदू पक्ष कर रहा है। तो 5 महिलाओं ने कोर्ट में अर्जी देकर मांग की कि उन्हें माता श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन की इजाजत दी जाए, और बाद में यह मामला बढ़ने लगा और कई पक्ष और सामने आ गए। कुल मिलाके कोर्ट ने एएसआई सर्वे की इजाजत दे दी, यानी विवादित जगह को छोड़ के जो परिसर है उस पूरे परिसर की एएसआई सर्वे होगा। सर्वे अब शुरू हो चुका है। एएसआई की 30 सदस्यीय टीम यहां पहुंच चुकी है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बंदोबस्त किए गए हैं। पूरे परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दोनों पक्ष के कुछ लोग भी यहां पे हैं, दोनों पक्ष के वकील भी हैं, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी हैं, एएसआई की टीम के करीब 30 सदस्य भी हैं, और ज्ञानवापी का सच अब सामने आएगा। हकीकत से कितनी दूर है ज्ञानवापी, सवाल ये, और इस सवाल का जवाब भी जल्दी मिलेगा। तो ज्ञानवापी परिसर के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बना दी गई है और छावनी में पूरा ज्ञानवापी परिसर तब्दील हो चुका है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त ज्ञानवापी से जुड़ी हुई पल पल की जानकारी न्यूज़ 1 इंडिया सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। 4 अगस्त तक कोर्ट को सर्वे रिपोर्ट एएसआई सौंपेगा, और अब चूंकि वक्त कम है, लिहाजा एएसआई की टीम आज ही यहां पहुंची और अब सर्वे जो है वो शुरू हो चुका है। 30 सदस्यीय टीम है और अब सच जो है वो सामने आएगा। ज्ञानवापी की जो सच्चाई है वो सामने आएगी। तो वाराणसी से खबर, ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे जारी है और एएसआई की 30 सदस्यीय टीम सर्वे कर रही है और एएसआई की टीम ज्ञानवापी परिसर में मौजूद है। तो वजू खाने को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे किया जा रहा है। तो मंदिर के चारों तरफ सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ज्ञानवापी परिसर के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है। छावनी में ज्ञानवापी परिसर तब्दील कर दिया गया है। दोनों पक्ष के कुछ लोग भी अंदर मौजूद हैं और 30 सदस्यीय टीम है एएसआई की जो यहां पहुंची है सर्वे के लिए। और पीयूष तिवारी इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। पीयूष, ज्ञानवापी परिसर का सर्वे जो है वो शुरू हो चुका है। अब ज्ञानवापी की जो सच्चाई है वो ज्यादा दूर नहीं है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो देखिए एएसआई की करीब 43 सदस्यीय जो टीमें बनाई गई हैं, यानी कि 43 लोग उसमें मौजूद हैं और 4 टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें सर्वे कर रही है। इस बीच इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया जा सकता है। हालांकि कहा जा रहा है मस्जिद कमेटी की ओर से कि सुनवाई है, लेकिन ये सुनवाई नहीं है, क्योंकि हुजैफा अहमदी जो कि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से पेश होंगे, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष इस पूरे मामले को उठाएंगे और कहीं ना कहीं वो कोशिश करेंगे कि इस सर्वे को रोका जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज इस पूरे मामले में सुनवाई होगी कि नहीं होगी, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर निर्भर करेगा। इसके साथ ही वो अगली तारीख भी दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो मस्जिद कमेटी की अगर हम बात करें, उन्होंने इस पूरे एएसआई का जो सर्वे चल रहा है उसका बहिष्कार किया है। हालांकि बताया जा रहा है कि सभी जो टीमें वहां पे पहुंची हुई है वो सुबह से करीब 7 बजे से एएसआई का सर्वे वहां पे चल रहा है। चूंकि इससे पहले भी इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में रखा गया था जब हाई कोर्ट का फैसला आया था। इसके साथ ही जब वाराणसी कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद कहीं ना कहीं मस्जिद इंतजामिया कमेटी की ओर से सीधे तौर पे ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से इस सर्वे पर रोक लगाई जा सके और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को उठाया जाएगा। करीब 10:30 का वक्त बताया जा रहा है जब हुजैफा अहमदी इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए नजर आएंगे, यानी कि वो कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले में सुनवाई हो, सीजीआई के समक्ष कहीं ना कहीं अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे। लेकिन पीयूष देखिए, एक पक्ष का दावा अलग है, दूसरे पक्ष का अलग है। यानी मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा है जो हिंदू पक्ष दावा कर रहा है, और एएसआई सर्वे एक ऐसा वो है जिसके जरिए हकीकत सामने आ जाएगी कि किसके दावे में कितना दम है। ऐसे में इसका विरोध क्यों? उनको सहयोग करना चाहिए कि हाँ हकीकत जो है सामने आएगी, आप सर्वे कीजिए। बावजूद इसके अलग अलग अदालतों में जाया जा रहा है, विरोध इसका किया जा रहा है। बिल्कुल, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो यही उठता है कि अगर सर्वे होता है तो निश्चित रूप से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन एक पक्ष की ओर से सीधे तौर पे इस सर्वे का ही कहीं ना कहीं विरोध किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि वाराणसी कोर्ट ने भी ये कहा है कि जो सील बंद इलाका है, जो वजू खाने का एरिया है, या यूं कहें कि जहाँ पे शिवलिंग मिलने का दावा है, वहां पे कहीं ना कहीं उसको टच नहीं करना है। हालांकि सबसे बड़ा जो टिप्पणी है वो वाराणसी कोर्ट से ये कहा गया है कि अगर जरूरत
जरूरत पड़ी तो वहां पे खुदाई भी एएसआई की टीम कर सकती है। हालांकि किसी भी तरीके से उस परिसर को नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी भी दीवार को नहीं तोड़ना है। ये तमाम बातें कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान कही थी, या यूं कहें कि जब आदेश दिया था तो कहा था। लेकिन अब इस पूरे मामले को चूंकि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी उठाया जा सकता है और जो हुजैफा अहमदी हैं वो उठा सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या कुछ टिप्पणी की जाती है, क्या अगली सुनवाई के लिए कोई तारीख दी जाती है। ऐसे में निश्चित रूप से अगर वाराणसी कोर्ट की बात करें तो जिस तरीके से आदेश वाराणसी कोर्ट की ओर से आया था, फिलहाल वहां पे एएसआई की तमाम जो टीमें हैं वो पहुंच गई हैं। वहां पे जो सर्वे का काम है वो चल रहा है पूरी तरीके से। वहां पे सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद किए गए हैं और ड्रोन के माध्यम से भी कहीं ना कहीं वहां पे निगरानी की जा रही है। तो टीमों को पूरी तरीके से साइंटिफिक तरीके से पता लगाना है कि जो बातें हिंदू पक्ष रख रहा है, जो दावे हिंदू पक्ष कर रहा है, उसमें क्या कुछ सच्चाई है, मुस्लिम पक्ष जो दावे कर रहा है उसमें क्या कुछ सच्चाई है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यही उठता है कि जो लोग इस पूरे एएसआई सर्वे पर सवाल उठा रहे हैं, आखिर वो सवाल क्यों उठा रहे हैं? क्या वो नहीं चाहते हैं कि इस सर्वे के माध्यम से कहीं ना कहीं दूर? चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा इस पूरे मामले पे। बहुत शुक्रिया फिलहाल पीयूष जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं तो ज्ञानवापी से जुड़ी इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। एएसआई सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका है और वाराणसी जिला कोर्ट के आदेश के खिलाफ ये याचिका डाली गई है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का हवाला दिया है और एएसआई सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका है और अभी करीब 10:30 बजे इस पे सुनवाई हो सकती है। तो ज्ञानवापी से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहां एएसआई सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका है और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस पे होगी। तो ज्ञानवापी से जुड़ी इस वक्त की यह बड़ी खबर, चूंकि एक तरफ तो एएसआई का अब सर्वे शुरू हो चुका है। कोर्ट ने इजाजत दी थी एएसआई सर्वे की कि जो सील्ड एरिया है उसको छोड़ के पूरे परिसर की जो है एएसआई सर्वे किया है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और ज्ञानवापी से जुड़ी इस वक्त की यह बड़ी खबर। तो एएसआई सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने की है याचिका और इस पर अब सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाएगा इस पे ये देखना होगा। उस पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। तो एएसआई का सर्वे एक तरफ हो रहा है, टीम वहां पहुंच चुकी है, दोनों पक्षों के वकील वहां हैं, दोनों पक्षों की तरफ से कुछ लोग भी वहां पे हैं और पूरे परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा के भी वहां पे पुख्ता इंतजाम है। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम धामी ने बैठक की है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां 3 घंटे तक चली यूसीसी के लिए गठित समिति की बैठक और अमित शाह और सीएम धामी की बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं। उत्तराखंड में बहुत जल्द यूसीसी लागू होने की भी संभावना है। बड़ी खबर इस वक्त सूत्रों के हवाले से, अमित शाह और सीएम धामी की बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं और उत्तराखंड में बहुत जल्द यूसीसी लागू होने की भी संभावना है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, जहां गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच मुलाकात हुई, बैठक हुई और 3 घंटे तक यूसीसी के लिए गठित समिति की बैठक चली। सूत्रों के हवाले से जानकारी, अमित शाह और सीएम धामी की बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं। तो उत्तराखंड में बहुत जल्द यूसीसी लागू होने की भी संभावना जताई जा रही है। तो इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर, चूंकि यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कई बार बयान दे चुके हैं। अब गृह मंत्री अगर उनसे बात कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, तो इसके अपने आप में कई मायने निकाले जा रहे हैं। तो अमित शाह और सीएम धामी की बैठक के अलग अलग मायने भी निकाले जा रहे हैं और उत्तराखंड में बहुत जल्द यूसीसी लागू होने की संभावना भी है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। तो उत्तराखंड में जल्द लागू हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड और गृह मंत्री अमित शाह और सीएम धामी ने बैठक की है। सूत्रों के हवाले से जानकारी और 3 घंटे तक दोनों के बीच में बैठक चली और अमित शाह और सीएम धामी की बैठक के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। उत्तराखंड में जल्द लागू हो सकता है यूसीसी, यह संभावना अब और जोर पकड़ रही है, प्रबल हो रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी
गृह मंत्री अमित शाह और सीएम धामी ने बैठक की है और 3 घंटे तक चली यूसीसी के लिए गठित समिति की बैठक। इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम धामी की जो मुलाकात, ये जो बैठक करीब 3 घंटे तक चली, इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड में जो यूसीसी का मुद्दा उत्तराखंड से निकला वो पूरे देश में सुर्खियों में है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा था वो पहले से प्रस्तावित नहीं था, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आज कैबिनेट में रहना था। 11 बजे से कैबिनेट कॉल की गई थी। हमारे सूत्र ये भी बताते हैं कि मुख्यमंत्री की और अमित शाह से मुलाकात के बीच जो उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार प्रस्तावित है, जो प्रस्तावित है दायित्वधारियों को नए सिरे से दायित्व बांटे जाना, दायित्व की पहली सूची लाना, ये विषय भी मुख्यमंत्री की डिस्कशन के विषय रहे। हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी जानकारी अभी आना बाकी है, परंतु यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जो समिति गठित हुई है उसके सदस्य और अध्यक्ष भी अमित शाह से मिले हैं, ये बात कंफर्म हुई है। और चूंकि ये जो ड्राफ्ट है ये गवर्नमेंट को आएगा, गवर्नमेंट इसे कैबिनेट में लाएगी, कैबिनेट से हाउस में जाएगा और माफ कीजिएगा, मानसून सत्र शुरू होने वाला है। तो मानसून सत्र में भी इसका ड्राफ्ट प्रोड्यूस होना है और मानसून सत्र से इसकी शुरुआत होगी। देखिए, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हों, उनको एक बड़ा विषय लग रहा है जिसको एक पूरे देश में बांटने की बात भारतीय जनता पार्टी एक देश एक कानून की बात करती है, एक राष्ट्रीयता की बात करती है। तो उसके लिए भी एक बड़ा ये लोकसभा चुनाव से पहले विषय हो सकता है। और अन्य राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए वहां ये विषय चुका है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। तो राजनीतिक रूप से भी और राष्ट्रीयता के रूप से दोनों ही मसलों पर भारतीय जनता पार्टी के सांचे में मामला सेट बैठता है, फिट बैठता है। लिहाजा पार्टी का भी इस पर बहुत ज्यादा फोकस है। सुदीप, चूंकि अब ये मामला और जोर पकड़ रहा है यूसीसी को लेकर, अब ये जो दावा था वो और प्रबल हो रहा है, लेकिन बीजेपी उत्तराखंड को ही यूनिफॉर्म सिविल कोड की प्रयोगशाला क्यों बना रही है? देखिए, प्रयोगशाला की बजाय इसको इस तौर पर देखा जाना चाहिए। विधानसभा चुनाव से मतदान से 2 दिन पहले मुख्यमंत्री ने एक ऐलान किया कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे और एक राज्य में एक कानून होगा, जातियां अलग अलग हों, उनकी रिचुअल्स अलग अलग हों, परंतु कानून एक होगा। तो सीधे तौर पे एक मैसेज गया कि जो भारतीय जनता पार्टी जिस लाइन की राजनीति करती है उस लाइन पर फार्मूला सेट होगा। उस वक्त इस विषय को हल्के में लिया गया कि हाँ ठीक है, चुनाव होंगे, उसके बाद जो परिणाम आएगा देखा जाए। परंतु चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दोबारा कमान मिली। उन्होंने बिना देर किए इस मसले पर रंजना देसाई, जो सुप्रीम कोर्ट की जज रही हैं, रिटायर्ड हैं, उनके नेतृत्व में कमेटी बनाई। कमेटी ने सुनवाई कर ली, लोगों से बातचीत कर ली, अपने सारे जो विषय लागू किए जाने वो तैयार कर लिए हैं, वो अंतिम फेज में है। अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ये कमेटी कर चुकी है। इन सब के बीच अब जो दूसरे नेता हैं जो अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, मुस्लिमों के बड़े नेता हैं, चाहे ओवैसी हो या दूसरे दल हो, वो विषय पर अब वो इस विषय पर टिप्पणी करने लगे हैं। लिहाजा भाजपा को लगता है कि ये सटीक मसला है और सटीक मौका भी है। जब लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है, एक और विपक्षी इंडिया दल बना चुके हैं और एनडीए अपना कुनबा मजबूत कर रहा है। ऐसे में यूसीसी वो महत्वपूर्ण टूल हो सकता है, एक वो महत्वपूर्ण माध्यम हो सकता है जिससे पूरे देश में राष्ट्रीयता का संदेश दे सकेगी। दूसरा, वो एक मैसेज भी देने में कामयाब होगी कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य से यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला निकल कर आया, जो पूरी देश की राष्ट्रीयता की बात कर रहा है। सरकार हाउस की तैयारी में है। सूत्र हमारे बताते हैं कि गवर्नमेंट से 2 या 3 दिन के अंदर विधानसभा को अगले हाउस का प्रपोजल चला जाएगा। देखिए, शनिवार को जब जानकारी आई कि मुख्यमंत्री दिल्ली जा सकते हैं और सोमवार को कैबिनेट प्रस्तावित थी, जो कि पहले से ही प्रपोज थी, वो भी जबकि प्रदेश में आपका, तो उसी वक्त यह आकलन हो रहा था कि दिल्ली दौरा मुख्यमंत्री का बेहद महत्वपूर्ण है। केंद्र में जो कैबिनेट और संगठन में फेरबदल होने हैं, इसके ठीक बाद उत्तराखंड में भी चूंकि 3 पद खाली हैं और एक मंत्री पद पर परिवहन मंत्री चंद्रराम दास की निधन हुआ था, तो 4 पद जो कुल खाली हैं उन पर भी जल्द ही कोई नए चेहरे दिखेंगे। तो मुख्यमंत्री का जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा है कई मायनों में बहुत अहम है, बहुत खास है। सुदीप, आप मेरे साथ बने रहिए। पीयूष तिवारी भी दिल्ली से हमारे संवाददाता। पीयूष, गृह मंत्री अमित शाह और पुष्कर सिंह धामी के बीच ये बैठक हुई है, क्या मायने इसके निकाले जा रहे हैं? और आप ये बताएं कि यूसीसी को लेकर दिल्ली में किस तरह की हलचल देखी जा रही है?
देखिए, अगर हम बात करें तो जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश से यूसीसी का जिक्र किया है, उसके बाद से दिल्ली में खासतौर पे चर्चा तेज हो गई है कि यूसीसी को लेकर केंद्र सरकार कभी भी बिल ला सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मानसून सत्र में ऐसी कवायद अभी फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। इस बीच अगर हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में लगातार आपने देखा कि जब पिछली बार चुनाव होने वाले थे, तब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के लोगों से ये वादा किया था कि उनकी सरकार आती है तो वो यूसीसी की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और जैसे ही सरकार आई, उसके ठीक बाद एक 5 सदस्यीय जो कमेटी है वो रंजना प्रकाश देसाई, जो कि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश है, उनके नेतृत्व में बना दी गई। पूरी तरीके से इस कमेटी ने लोगों से बातचीत की, अलग अलग धर्मगुरुओं से बातचीत की, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से बातचीत की, कई सुझाव मांगे गए। दिल्ली में भी उत्तराखंड के प्रवासी लोगों के साथ बैठकें हुई। और इस बीच ये जानकारी मिल रही है कि चूंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर पहुंचे हुए हैं, इस दौरान उनके अलग अलग कार्यक्रम जरूर हैं, लेकिन कल सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है कि कल उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हुई है और ये मुलाकात करीब 3 घंटे के आसपास चली है। यह भी बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान जो यूसीसी के लिए कमेटी बनाई गई है, उनके सदस्य भी मौजूद रहे। तो आप देखिए, लाखों से ज्यादा जो सुझाव हैं वो यूसीसी को मिले हैं। ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, अब सरकार को इस दिशा में आगे बढ़ना है। कयास लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार से पहले ही कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार अपने राज्य में यूसीसी ला सकती है, समान नागरिक संहिता ला सकती है। हालांकि जो कमेटी है, उनके सदस्य सीधे तौर पर कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत आपत्तियां जरूर आई, लेकिन ज्यादातर लोगों का फीडबैक जो है वो कहीं ना कहीं बेहतर रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया पीयूष और सुदीप, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी की सदस्यता लेंगे कई विपक्षी दलों के नेता, और लखनऊ से खबर है जहां भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे कई नेता। उत्तर प्रदेश में लगातार अपने कुनबे को मजबूत कर रही है भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष पर बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी है। राजनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक है ये, जिसमें बीजेपी का दामन कई नेता थामेंगे। इसमें आरएलडी के नेता हैं, इसमें समाजवादी पार्टी के नेता हैं और बसपा के भी नेता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मौजूदगी में वो बीजेपी में शामिल होंगे। आरएलडी नेता राजपाल सैनी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पूर्व मंत्री साहब सिंह सैनी भी बीजेपी में शामिल होंगे। और मनीष, इस पे ज्यादा जानकारी लखनऊ से हमारे संवाददाता देंगे। मनीष, आज कई विपक्षी दलों के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। जी हाँ राजेश, आपको बता दूं भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश में एक बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है विपक्षी दलों के नेताओं पर। आपको बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं एक बड़ा डेंट देने की तैयारी की गई है। अगर पश्चिमी से बात करेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश साहब सिंह सैनी, जो कि बड़े कदावर नेता माने जाते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और पिछड़ा वर्ग से आते हैं, साथ ही साथ कैबिनेट मिनिस्टर रहे अखिलेश यादव की सरकार में, वो आज भारतीय जनता पार्टी के दामन थामने जा रहे हैं। उनके साथ ही साथ आपको बता दूं बसपा के पूर्व सांसद है राजपाल सैनी, जो कि समाजवादी पार्टी में इस समय है, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी के दामन थामने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम पूर्वांचल की तरफ अगर बढ़ेंगे तो जौनपुर से 2 बड़े नेता, सुषमा पटेल जो कि कुर्मी समाज से आती हैं और जगदीश सोनकर जो कि दलित समाज से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी का दामन हाथ थामते नजर आएंगे। साथ ही साथ आपको बता दूं कि एक बड़ी खबर और सामने आ रही है कि शालिनी यादव जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती हैं, वो वही महिला है समाजवादी पार्टी की जो 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ी थी। तो बताया जा रहा है कि एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी की जा रही है और ये पूरी तैयारी पूरी कर ली गई है। और करीब 12 बजे आज भूपेंद्र चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उनकी मौजूदगी में साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य इस जर्नी में मौजूद रहेंगे। बिल्कुल मनीष, आप इस पे नजर बनाए रखिएगा मनीष, पूरे इस मामले पे कौन नेता कब शामिल हो रहे हैं, क्योंकि हमारी नजर भी लगातार इस पे बनी हुई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।